हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे टारगेट बैच के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। जब अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे उस दौरान, या फिर जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उस दौरान उत्तराखंड में क्या स्थिति थी, ये क्लास में हम आज देखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको और नोट करते रहिए क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे यहाँ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, उत्तराखंड में इस काल में, ये जो काल है यहाँ पर हम पहले अभी चर्चा करेंगे 1857 से लेकर 1916 तक का, ठीक है। 1857 से 1916 के मध्य यहाँ पर क्या क्या हुआ, उसके पश्चात हम 1916 से 26 में कुमाऊं परिषद देखेंगे, ठीक है। और फिर 1916 के पश्चात अन्य गतिविधियां देखेंगे और साथ ही जब गांधी जी उत्तराखंड में आए थे 1929 में, उससे पीछे फिर क्या परिस्थितियां रही, अलग अलग टुकड़ों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले 1857 से 1916 और कुमाऊं परिषद हम देखेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर जनसंचार के माध्यम क्या क्या थे, पहले ये चर्चा करते हैं। जनसंचार के माध्यम क्या क्या थे। जनसंचार के माध्यम, ठीक है। जनसंचार के माध्यम मतलब लोगों तक जो प्रमुख व्यक्ति थे या फिर प्रमुख लीडर थे, नेता थे, उनकी बातें कैसे पहुंचती थी, यानी कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाता था, है ना। ऐसा तो था नहीं कि तब फोन था, भाई किसी को व्हाट्सअप कर दो, इंस्टा पे एक पोस्ट डाल दो या फिर फेसबुक पे पोस्ट डाल दो, यूट्यूब के माध्यम से बता दो, ये सब चीजें तो नहीं थी तब, ठीक है। रेडियो भी तब नहीं थे, रेडियो तो काफी बाद में आए, ठीक है। टेलीविजन तब नहीं थे। तो जनसंचार का माध्यम क्या था, यानी कि लोगों तक आवाज पहुंचती कैसे थी, बातें पहुंचती कैसे थी, उसका सबसे प्रमुख माध्यम था पत्र, ठीक है। कभी कभी पत्र, जो पत्रों के माध्यम से मतलब लोगों तक पहुंचाई जाती थी कुछ बातें, या फिर जनसभाएं आयोजित की जाती थी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे संस्थान गठित किए गए जैसे डिबेटिंग क्लब है, ठीक है। तो ऐसे संस्थान गठित किए गए जिनके माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि भाई अंग्रेज लोग खराब हैं ना। देखो इसमें क्या क्या थे, पत्र, सबसे पहले इसमें आते हैं पत्र, पत्र थे। दूसरा सभाएं, तो जनसभाएं आयोजित होती, सभाएं इसमें आती थी, ठीक है। तीसरा क्या था इसमें महत्वपूर्ण, कुमाऊं कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ठीक है, कुमाऊं कांग्रेस, इसका गठन हुआ था जो। अगर देखो कुमाऊं परिषद, ठीक है, इसका भी गठन हुआ था, कुमाऊं परिषद। और इसमें एक और था, होम रूल लीग, ठीक है। ये सब चीजें ही हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है, ये सब चीजें ही हम पढ़ेंगे इस काल में। पत्र देखेंगे, सभाएं, कुमाऊं कांग्रेस, कुमाऊं परिषद, होम रूल लीग। लेकिन उससे पहले जो आता है टॉपिक वो है 1857 में उत्तराखंड की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति, इसमें उत्तराखंड की क्या स्थिति थी। 1857 की क्रांति जो कि एक महान क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, ठीक है। इसके जो कारण थे, बहुत सारे इसमें कारण थे। तात्कालिक कारण क्या था, जो सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस थे उनको दांत से खोलने के लिए कहा गया था, ये इसका तात्कालिक कारण था। लेकिन ये जो आग सुलग रही थी, इसके लिए 1757 के बाद से ही ये आग सुलगनी शुरू हो गई थी। कैसे सुलग रही थी आधुनिक भारत में, आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। वहां पर टॉपिक है, अभी उत्तराखंड हम देख रहे हैं तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो 1857 की क्रांति में दो जगह यहाँ पर आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी। एक था हल्द्वानी, ठीक है, और दूसरा था काली कुमाऊं। काली कुमाऊं, ठीक है। हल्द्वानी में सबसे पहले जो उस समय बरेली के नवाब थे, ठीक है, 17 सितंबर 1857 को, 17 सितंबर 1857 को बरेली के नवाब, बरेली के जो नवाब थे ने, उनका सेनापति था काले खां, ठीक है, काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा करने का प्रयास किया था। लेकिन ठीक है,
लेकिन हुआ क्या, यहां पर नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। और किसको यहां पर हराया था, जो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व थे। बरेली के नवाब कौन थे, खान बहादुर खान, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, खान बहादुर खान। ये बरेली के नवाब थे, इन्होंने काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। और मैक्सवेल, ठीक है, ये जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसमें एक मैक्सवेल थे और दूसरे कौन थे, चैपमैन। ये प्रश्न पहले बना हुआ है। ठीक है, मैक्सवेल और चैपमैन को हरा दिया, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, मैक्सवेल और चैपमैन को हरा दिया। किसने हरा दिया, काले खान ने हरा दिया, जो कि बरेली के नवाब का नेतृत्व करता था। लेकिन अंग्रेजों ने पुनः हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। पुनः किसके नेतृत्व में कब्जा किया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पुनः ग्रीवज और रीड, मिस्टर रीड लिखा। ठीक है, रीड की नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा। हल्द्वानी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। एक बार लिख लो, अभी इसको समझाता हूं। ठीक है, अधिकार हो गया तो ज्यादा ये भारी मत लेना अभी। उसके पश्चात पुनः बरेली का नवाब था, वो बिल्कुल हार मानने वाला नहीं था। ठीक है, और इस दौरान देखो, इस ये जो परिस्थिति थी, जो पुनः अधिकार हुआ, यहाँ पर 114 क्रांतिकारी मारे गए। ये भी लिख लो, कभी कभी पूछ ले क्या पता आपसे आंकड़ा। ठीक है, 114 क्रांतिकारी मारे गए। ठीक है, पुनः बरेली के नवाब ने, जो खान बहादुर ने फजल हक के नेतृत्व में, पुनः नवाब ने फजल हक के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा करना चाहा। लेकिन क्या होगी, इसकी हार होगी। ठीक है, लेकिन हार हुई। ठीक है, बाकी देखो, इस दौरान जो कमिश्नर था रैमजे, कमिश्नर कौन था, रैमजे था। रैमजे ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ। क्यों करते हैं इसने मार्शल लॉ लागू, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता था, या तो फांसी दे दी जाती थी। ठीक है, संदेह होने पर, मतलब जिस पर संदेह है कि इसने ये शामिल है 1857 की क्रांति में, संदेह होने पर क्या होता है, या तो फांसी हो जाएगी, फांसी, या फिर चांद मार से धक्का दे दिया जाता। ठीक है, चांद मारी से धक्का, मतलब एक स्थान का नाम होगा, कोई ऊंची चट्टान का नाम, वहां से इसको धक्का दे दिया जाता। मतलब जिस पर भी संदेह होता था उस व्यक्ति को या तो फांसी दी जाती। फांसी कहां पर दी जाती, फांसी का गधेरा एक स्थान है, फांसी का गधेरा। ठीक है, कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, फांसी का गधेरा कहाँ है, नैनीताल में। यहाँ पर फांसी दे दी जाती या फिर चांद मारे से धक्का दे दिया जाता। ये था देखो मार्शल लॉ। अब समझो इस चीज को, 1857 की क्रांति में यदि तराई क्षेत्र में देखें तो बरेली के जो नवाब थे खान बहादुर खान, इन्होंने बहुत प्रयास किए हल्द्वानी पर कब्जा करने के। और 17 सितंबर 1857 को, है ना, काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कर भी लिया। जो हल्द्वानी में अंग्रेज सेनापति थे मैक्सवेल और चैपमैन, ये दोनों उसमें क्या हो गए, हार गए। उस समय के लिए हल्द्वानी पर उनका कब्जा रहा, लेकिन पुनः अंग्रेजों ने, ठीक है, रीड और जो ग्रीवज है उसके नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया। तो इस दौरान जो ये क्रांति हुई, इसमें 114 लोग कुल मारे गए। ठीक है, लेकिन जो खान बहादुर खान था बरेली का नवाब, वो शांत बैठने वाला नहीं था। उसे मतलब बार बार वो चाह रहा था कि उसका नैनीताल जो कमिश्नरी है, कुमाऊं जो कमिश्नरी है, उस पर अधिकार हो जाए।
तो उसने क्या किया, पुनः से फजल हक के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। कहाँ? हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि उस काल में जो प्रमुख एरिया था वो हल्द्वानी ही था, है ना। हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए उसने सेना भेजी और वहां पर अंग्रेजी सेना ने उसकी सेना को, जो फजल हक की सेना गई थी, उसको परास्त कर दिया, मतलब उसको कब्जा करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजी, वो बहुत ही ज्यादा एक कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति था, ठीक है। उसके कुशल नेतृत्व के सामने फजल हक की सेना टेक नहीं पाई और साथ ही उसने उस दौरान मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसके तहत जिस व्यक्ति पर संदेह होता था कि ये क्रांतिकारियों से मिला हुआ या फिर ये क्रांतिकारी है, उसको या तो फांसी दे दी जाती, फांसी का गधेरा जो कि नैनीताल में पड़ता है वहां पर, या तो उसको फांसी दे दी जाती थी या फिर उसको चांदमारी से धक्का दे दिया जाता, यानी कि केवल और केवल मृत्यु की सजा थी इसमें, ठीक है। या तो फांसी दे दी जाएगी या फिर चांदमारी से धक्का दे दिया जाएगा, ठीक है। संदेह होने पर कहा फांसी के गधेरे में फांसी दे दी जाती। तो ये आपने समझ लिया होगा एक तरफ का। अब दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर कालू मेहरा आते हैं, ठीक है। ये काली कुमाऊं में क्या क्या हुआ, कालू मेहरा ने क्या किया, क्रांतिवीर संगठन बनाया। कब बनाया? 1857 में, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने क्रांतिवीर संगठन बनाया कालू मेहरा ने, जो कि चंपावत के थे। इनके साथी कौन कौन से थे? साथी थे, देखो, आनंद सिंह मेहरा, आनंद सिंह फरत्याल होंगे, ठीक है, आनंद सिंह फरत्याल, बिशन सिंह करायत, बिशन सिंह करायत होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो नूर सिंह, माधो सिंह, ये क्या थे? इनके साथी थे। नूर सिंह, माधो सिंह, ठीक है, साथी थे। लेकिन जो कालू मेहरा ये पकड़े गए, ठीक है, ये बाद में क्या हुए, पकड़े गए और जेल में बंद कर दिए गए, ठीक है, जेल में बंद कर दिए गए। जबकि जो आनंद सिंह फरत्याल और ये करायत थे, इन्हें फांसी दे दी गई। एक बार क्वेश्चन बन चुका है, कालू मेहरा के किन साथियों को 1857 के दौरान फांसी दे दी गई थी? तो किस किस को दी गई? देखो फांसी, आनंद सिंह फरत्याल और बिशन सिंह करायत को फांसी दे दी गई, जबकि कालू मेहरा पकड़े गए और जेल में बंद कर दिए गए, ठीक है। और इन्होंने क्रांतिवीर संगठन भी बनाया था। इस प्रकार उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? आप सभी को मैं लिखा चुका हूं, चंपावत जनपद हम जब जिला दर्शन में पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, इसको कहा जाता है कालू मेहरा को। ये है देखो 1857 की क्रांति। इन्होंने किसके कहने पर, इन्होंने जो अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि वो इनकी सहायता करेंगे। उनके कहने पर ही इन्होंने काली कुमाऊं में इस तरह का आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि युवा थे और साहसी थे, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जागरूक भी हो गए थे, अंग्रेजों की नीतियों से इन्हें समझ में आ गए थे। 1857 के दौरान देखो लोहाघाट की बैरकों में इन्होंने लोहाघाट की बैरकों में, जो अंग्रेजी बैरक थी वहां पर, ठीक है, बैरकों में अंग्रेजों को भगा दिया और वहां आग लगा दी, ठीक है। अंग्रेजों को भगा दिया और वहां आग लगा दी, ठीक है। अब इसको समझो, देखो 1857 की क्रांति, उत्तराखंड में इसका कैसा माहौल रहा। उत्तराखंड में केवल दो जगह 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, एक हल्द्वानी और दूसरा काली कुमाऊं यानी कि चंपावत में। मां के देखो टिहरी में हमने पढ़ा था का जो 1857 की क्रांति बिल्कुल असफल रही थी, क्योंकि टिहरी नरेश स्वयं अंग्रेजों को सहयोग करते थे, ठीक है।
बाकी अन्य जगहों पर लोग इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, उत्तराखंड का कोई पेपर नहीं था जो लोगों तक पहुंचता उन्हें बताता। ठीक है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि लोग जागरूक हो सके। और सबसे बड़ा कारण ये था, लोगों ने गोरखाओं का जो अत्याचार सहा था 25 वर्ष या फिर 10.5 वर्ष गढ़वाल में, जो वो अत्याचार सहा था, उस अत्याचार के सामने लोगों को अंग्रेजों की जो नीतियां थी ना, वो ज्यादा बेहतर लग रही थी। हालांकि अंग्रेज लूट रहे थे, लेकिन किसी के साथ ऐसे प्रत्यक्ष मारपीट नहीं कर रहे थे, ऐसे प्रताड़ित नहीं कर रहे थे। कालांतर में धीरे धीरे वो भी क्रूर हो गए, लेकिन उस समय में नए नए आए थे यहाँ पर, तो गोरखाओं की अपेक्षा, हालांकि दोनों में अंतर कुछ नहीं था, बस इतना ही अंतर था, अंग्रेज थोड़ा पढ़े लिखे थे और गोरखा थोड़ा अनपढ़ थे। बस यही फर्क था, इसलिए गोरखा लोग ज्यादा अत्याचारी हो गए, जबकि अंग्रेज, ठीक है, रह रहकर लोगों को मतलब परेशान करते थे, लेकिन उन्हें उस बात का एहसास भी नहीं होता था। मतलब अंग्रेजों की जो नीति थी यही थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, इस तरह से उनकी नीतियां थी ताकि लोग विरोध भी न करें। तो इसलिए 1857 की क्रांति उत्तराखंड में असफल रही। एक तो स्थानीय जागरूकता नहीं थी, जागरूकता के कोई माध्यम नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा थी लोगों में। साथ ही जो संपूर्ण उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल भी जो आता है, टिहरी गढ़वाल के शासकों ने किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को। अब केवल हल्द्वानी में और काली कुमाऊं में ही जो 1857 की क्रांति, इसका असर देखा गया था। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं 1858 से 1916 तक उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, वो वाला काल भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, 1857 हम देख लिए। अब आगे हमारा जो टॉपिक आता है 1858 से आगे को। ठीक है, देखो कुछ बच्चों का सवाल था, सर रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें? तो रीजनिंग में क्या क्या आपको देखना है, और मैं आपको आगे रीजनिंग की कौन कौन सी क्लासेस दूंगा, या फिर मैंने पहले कौन कौन सी क्लासेस दे रखी है। ठीक है, इसमें हमने पृथक रूप से क्लास आपको आज मैं उपलब्ध कराऊंगा 2 बजे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में सारे टॉपिक और कौन सी किताब आपको लेनी है। मैं हमेशा हालांकि आपको यही बोलता हूँ कि किताबें आपने ज्यादा नहीं खरीदनी है। ठीक है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराए, लेकिन देखो कुछ चीजें आपको जो स्वयं से करनी है, उसके लिए आपको किताब खरीदना आवश्यक है। साथ ही एक जो बच्चे का कमेंट आया था, सर हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? देखो हिंदी में मैंने आपको होमवर्क जो दिया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, आगत शब्द, ये सारी चीजें, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, ये सब चीजें आपने स्वयं से कवर करना है। ये तो है ही है सिलेबस का हिस्सा। साथ ही जो कवि परिचय और जो लेखक है वो मैं आपको डे बाय डे याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपने करना ही है। इसके अलावा जो हिंदी में बचता है, देखो हिंदी का विकास, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा, और इसके अलावा वर्णमाला, संधि, जो कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिन्हें समझाना अति आवश्यक है, जो बिना समझाए आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे विराम चिन्ह है, ये 4-5 टॉपिक मैं आपको टारगेट बैच के अंतर्गत करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा। बहुत समय है, ठीक है, समय की कमी नहीं है। 25 फरवरी को पेपर आपका, तो सोचो उत्तराखंड तो आपका अभी खत्म हो जाएगा, तो उसके पश्चात हमने और चीजें ही देखनी है, रीजनिंग भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाए रखिए बस, और आगे बढ़ते रहिए। अब 1857 के पश्चात यहाँ पर क्या क्या हुआ, देखो अंग्रेजों की नीतियां क्रूर नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे। ठीक है, जिस कारण इस दौरान ज्यादा घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, फिर भी इस दौरान कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस दौरान कुछ अंग्रेज सुधार देखने को मिलते हैं। तो सुधार क्या क्या हुए हैं इस काल में, जो सुधार हुए हैं, ठीक है, 1857 के पश्चात, इसमें आता देखो, एक तो परिवहन का विकास, परिवहन विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा इस दौरान मिलता है, देखो संचार माध्यम सुदृढ़ हुए, संचार माध्यम सुदृढ़ हुए। ठीक है, और तीसरा देखो, तीसरा क्या है इसमें, शिक्षा, शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा है, ये यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। इन चीजों में यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला। हालांकि इस सुधार का केवल उद्देश्य एकमात्र यही था, अंग्रेजों ने हालांकि ये सुधार भारत में किए है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य यही था कि इसका फायदा भी उन्हें ही मिलना था। फायदा कैसे मिलना था, देखो परिवहन व्यवस्था उन्होंने सही की, तो उनका जो कच्चा माल है वो आसानी से जो बंदरगाह है वहां तक पहुंच पाएगा, तभी उसको वो ब्रिटेन भेज पाएंगे। ठीक है, अंग्रेज लोग भारत में, उन्होंने रेलवे का विकास किया, तो काठगोदाम में भी वो रेल ले आए, तो पहाड़ों में जो भी कच्चा माल उन्हें एकत्रित हो रहा है उसे ले जाना भी तो है। अपने कच्चे माल को ले जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर रेलवे का विकास किया, या फिर परिवहन व्यवस्था अच्छी की, तो इसका फायदा किसको हुआ, अंग्रेजों को।
दूसरा संचार माध्यम सुदृढ़ हुए, मतलब तार व्यवस्था। इसका फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को, क्योंकि एक से दूसरे तक जो सूचना पहुंच जाती थी वो काफी तेजी से पहुंचती थी संचार माध्यम सुदृढ़ होने से। ठीक है, माना कमिश्नर है, जनरल को सूचना भेजनी है, फिर इस तरह से जो भी चीजें उनकी सूचना इधर उधर भेजी जाती थी, तो उसका फायदा भी इन्हीं को हुआ अपने लिए की, मतलब हुई भारत में, लेकिन प्रत्यक्ष फायदा समझ रहे होंगे आप लोग, प्रत्यक्ष फायदा किसको हो रहा? अंग्रेजों को। देखो, रेलवे विकास किया, फायदा उनको हुआ ताकि उनका जो कच्चा माल है वो बंदरगाहों तक पहुंच सके। संचार माध्यम सुदृढ़ किया ताकि उनके जो अधिकारी गण है उनके मध्य जो सामंजस्य कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके। और तीसरा क्या है? शिक्षा। अब शिक्षा क्यों जरूरी था उन्हें विकसित करना? ताकि यहाँ के लोग उनकी तरह सोच सके, उनके लिए जैसा सोच सके। तभी तो उन्होंने यहाँ पर जो पाश्चात्य शिक्षा उसको शुरू किया। क्योंकि भारत में जो शिक्षा की परंपरा रही है, आश्रमों में जाकर, ठीक है, गुरु के पास रहकर शिक्षा लेने की जो यहाँ पर परंपरा रही है, उन्होंने ठीक उसके इतर अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर विकास किया ताकि यहाँ के लोग एक तो अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखने से उनकी तरह उनसे बात करने में सहज हो पाएंगे। ठीक है, और साथ ही उनके जैसे रहन सहन, तौर तरीके इत्यादि को अपनाएंगे ताकि अंग्रेजों को उसका फायदा मिल सके। जब जो बच्चा पढ़ रहा है, बड़ा होकर उसकी सोच कैसी होगी? तब अंग्रेजों जैसी, क्योंकि उसने शिक्षा कैसे ले रखी है? पाश्चात्य शिक्षा। तीन तरह की यहाँ पर चीजें हुई। देखो, शिक्षा में यहाँ पर कुछ स्कूल स्थापित हुए थे, जैसे शेरवुड कॉलेज है, वो सब आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, मैंने वैसे जो जनपद दर्शन है वहां पर मैं आपको सारे स्कूल बता दे रहा हूँ कब किसकी स्थापना हुई थी। जिस जिले में जो भी आ रहा है, देहरादून में जो आएगा उसको हम लिखाएंगे, नैनीताल में जो आया था मैंने लिखा दिया था आपको, तो उसको यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। संचार माध्यम में देखो उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिवहन हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए रेलवे यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीजें हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको वहीं पर हम देखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भी हम ज्यादा मैटर उसको बार बार रिपीट करें अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर परिवहन का जो विकास हुआ था, इसमें 1884 में काठ गोदाम में रेल पहुंच गई। ठीक है, 1884 में काठगोदाम में रेल, कहां से? रामपुर से काठगोदाम। ठीक है, रामपुर से काठगोदाम। कभी कभी ना ट्रैक भी पूछ सकता है आपसे, रामपुर से काठगोदाम गई थी। यहीं पर दूसरा देखो, 1896, 1896 में कहां पर पहुंच गई ट्रेन? हरिद्वार। हरिद्वार में ट्रेन पहुंच गई। और 1900 में कहां पहुंची? देहरादून में ट्रेन पहुंच गई। ठीक है, 1900 में कहां पहुंच गई? देहरादून में ट्रेन पहुंच गई। तो ये तीन फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। कई बार प्रश्न बन चुका है कि देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। ठीक है, काठगोदाम में रेल कब पहुंची थी? 1884 में। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पहुंच सकता है, उत्तराखंड पूछ सकता है कि उत्तराखंड में पहली बार रेल कब पहुंची थी? 1884 में। ठीक है, और हल्द्वानी में जो हरिद्वार है यहाँ ट्रेन कब पहुंची थी? 1896। अब 1884 में काठगोदाम पहुंची तो किस रास्ते जाएगी? हल्द्वानी के रास्ते। तो क्वेश्चन बनेगा हल्द्वानी में रेल कब पहुंची? वो भी तो 1884 में ही पहुंचेगी, क्योंकि हल्द्वानी के रास्ते ही काठगोदाम जाएगी। हल्द्वानी के समीप ही 4-5 किलोमीटर दूरी पर काठगोदाम पड़ता है ना। और देहरादून में 1900 में पहुंची थी। इसके अलावा 1882 में, ठीक है, 1882 में काठगोदाम से नैनीताल, काठगोदाम से नैनीताल सड़क मार्ग का निर्माण हुआ था। सड़क मार्ग का निर्माण हुआ था। ठीक है, काठगोदाम से नैनीताल क्या हुआ? सड़क मार्ग का निर्माण हुआ था। क्योंकि नैनीताल में क्या थी? कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित हो गई थी 1855 में, हमने देखा था। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था ताकि जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके और जो कच्चा माल लाने ले जाने में वो सुविधा हो सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या सुधार हुए और सुधार करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। ठीक है, जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी ना, भारत की सारी चीज सोख कर। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियां कैसी? स्पंज, आपने देखा होगा ना, स्पंज सोखता जिसे बोलते हैं। बचपन में किसी ने अगर फाउंटेन पेन से लिखा होगा, जो इसमें इंक डालते थे, यदि कहीं पर फैलते थे ना तो उसमें रुई का प्रयोग करते थे, जो सोखता होता था। तो ऐसी चीजें, ऐसी नीतियां अंग्रेजों की थी, स्पंज की तरह काम करती थी। जैसे जहां पर अच्छी चीज दिखी, भारत में जो भी अच्छी चीजें थी उनको उन्होंने स्पंज के माध्यम से सोखा, उठाया और कहाँ ले गए? ब्रिटेन।
और लंदन में जाके उसको निचोड़ दिया, सारी चीज वहां पर रख दी। मतलब यहाँ से जितनी भी बेहतरीन चीजें थी, यहाँ का कच्चा माल ले गई, ब्रिटेन ले गई, वहां से उसी चीज को परिवर्तित करके भारत में लाए, उसको दुगने दाम में बेचा। लेकिन वो दुगना दाम भी, सोचो मतलब भारत में भारतीयों की स्थिति खराब क्यों हुई, या उत्तराखंड में उत्तराखंड की जो लोकल चीजें, इनकी स्थिति क्यों खराब हो गई, क्यों यहाँ पर आंदोलन की जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो, जो यहाँ पर स्थानीय चीजें बन रही थी, जो आज भी प्रचलित हैं, जो चीजें बन रही हैं, ठीक है, ऊन से बनी चीजें या फिर स्थानीय उत्पाद जो थे, उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। क्योंकि माना एक आप कोई भी स्वेटर ले लो, या कोई शॉल ले लो, या शर्ट ले लो, ठीक है, जो हाथ से बुनी जाएगी उसमें लागत ज्यादा होगी, क्योंकि जो व्यक्ति उसको बना रहा है उसके 4 से 5 दिन उसको बुनने में लग जाएंगे। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी महिलाएं उनसे बुनाई करती है ना, 2 सीख लेके इस तरह से हाथों में। तो उसमें एक एक चीज बनाने में, जो भी बनाती है, टोपी बनाती है, फिर जो भी बनाती है, तो उसमें कितना समय लगता है आप लोगों ने स्वयं देखा होगा। यदि कोई दिन भर लगे भी रहे ना, तब भी एक टोपी नहीं बन पाती है। अब उसी चीज को यदि मशीन में बनाया जाए, कितनी जल्दी बनेगी? आधे से 1 घंटे में। तो लागत किस में ज्यादा है? भले ही दोनों में सामग्री बराबर लग रही हो, लेकिन जो व्यक्ति की लागत है वो किस में ज्यादा है? जो हाथ से बनाई जा रही है। तो भारत में औद्योगिक विकास नहीं था, और यहाँ पर कोई भी वस्तु हाथ से नहीं बन रही है। जबकि अंग्रेज लोग ब्रिटेन में ले जाके सारी चीजें क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ स्थापित नहीं किया। अगर यहाँ स्थापित करते तो चीजें यहाँ सस्ती हो जाती। यहाँ से ब्रिटेन ले गई, ले जाने की लागत, वहां से वापस लाई, लाने की लागत, और वहां बनाने की लागत, सारी चीजें जोड़कर यदि कोई चीज भारत में हाथ से बुनी हुई 100 रुपए की थी, तब भी उनकी चीज 50 रुपए में आ जाती। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी तो भारत के लोग उनकी चीजों को खरीदने लग गए। ऐसे उत्तराखंड के भी, क्योंकि उत्तराखंड भी भारत का हिस्सा है, तो उत्तराखंड के लोग भी क्या हुआ, स्वदेशी चीजें वो धीरे धीरे क्या होने लगी, विलुप्त होने लगी। तभी तो यहाँ के लोगों को एहसास हुआ ना कहीं भारत क्या हो रहा है, गुलामी की राह पर है। तभी तो पता चला, नहीं तो। और फिर धीरे धीरे देखो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई। हमने देखा अब शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो इसके माध्यम से जो कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजों की नीतियों को समझ लिया, उन लोगों ने फिर लोगों को जागरूक करने के लिए पत्र शुरू किए। तो उत्तराखंड में भी जो सबसे पहला पत्र शुरू हुआ था, समय विनोद, ठीक है। शिक्षा के सुदृढ़ होने से, शिक्षा के सुदृढ़ होने से, ठीक है, कई लोग जागरूक हुए, और उन्होंने जन जागरण की शुरुआत की। ये आपको नोट्स लिखाना है, इसलिए मैं इस तरह से पूरा लिखा रहा हूं आपको, नहीं तो शुरुआत की, वरना इतना आप लोग बस इधर फैक्ट भी लिखा था, आप लोग समझ जाते इसको, ठीक है। जन जागरण की शुरुआत की। इसी क्रम में समाचार पत्रों का उदय हुआ, ठीक है। समाचार पत्रों का उदय हुआ, उदय हुआ मतलब शुरुआत हुई, ठीक है। समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड में प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? स्थानीय समाचार पत्रों में देखो, सर्वप्रथम एक समाचार पत्र था समय विनोद, ठीक है। समय विनोद, जो कि 1868 में शुरू हुआ था, 1878 तक ये चला था और फिर बंद हो गया था, ठीक है। 1868 से 1878 तक ये चला था और फिर बंद हो गया। समय विनोद था, ठीक है। ये जो प्रकाशित किया था किसने? जयदत्त जोशी ने, ठीक है। उसके पश्चात जो आता है 1871, कई बार प्रश्न बन चुका है 1871 वाला, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, और प्रकाशक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। देखो यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हमारा जो मैटर चल रहा है उसको टॉपिक वाइज समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी उत्तराखंड में पत्रकारिता और उसका इतिहास हम एक साथ देखेंगे, एक अलग से उसका टॉपिक बनेगा। वहां पर सारे जितने पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनके प्रकाशक कौन है, ठीक है, उनके संपादक कौन है, साथ ही कब शुरू हुए थे, कहाँ से शुरू हुए थे, सारी चीजें मैं उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, देखो। उसके पश्चात 1902 में शुरू हुआ था गढ़वाल समाचार, 1902 गढ़वाल समाचार।
और 1905 में शुरू हुआ था गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली पत्र था। 1918 में हुआ था शक्ति, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। कुछ ऐसे जो प्रमुख अखबार है, ठीक है, बाकी बहुत सारे हुए थे लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि बाद में उसके लिए आपको एक पृथक से क्लास दूंगा। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए आप लोग। इसके अतिरिक्त देखो, आप समाचारों के साथ साथ व्यक्तियों को लगा, जो यहाँ के प्रमुख जागरूक व्यक्ति थे या फिर जो लीडर थे, नेता थे, उनको ऐसा लगा कि समाचार पत्र ही पर्याप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों में आप डायरेक्टली सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते थे। फिर प्रतिबंध लग गया तो तब क्या करेंगे, तब कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? तो फिर क्या शुरू किया, जनसभाएं आयोजित करना शुरू किया। अब जनसभाएं आयोजित करने के लिए कोई न कोई संगठन या संस्था की आवश्यकता थी। आज भी यदि कोई जनसभा होती है तो कोई ना कोई संगठन होता है ना जो उसको आयोजन कराता है। ऐसे ही थोड़ा ना लोग जुड़ जाते हैं। लोग तभी जुड़ते हैं जब कोई संगठन उसके लिए आवाज उठाता है। आप ले लो पिछले साल का जो जब आंदोलन हुआ था जनवरी में, है ना, जनवरी या फरवरी में जो बेरोजगारों ने आंदोलन किया था, तो आवाज किसने उठाई सबसे पहले? बेरोजगार संघ ने। तभी तो लोग वहां पर एकत्रित हुए थे 8-9 फरवरी देहरादून में। इतने सारे बच्चे तभी एकत्रित हुए ना। तो कहीं ना कहीं संगठन का एक बड़ा महत्व होता है लोगों को एकत्र करने में। जब लोग एकत्र होंगे तो उन्हें संबोधित किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, उससे धीरे धीरे उससे भी जन चेतना का विकास होगा। तो ये जन चेतना का माध्यम भी था। ठीक है, अब जन चेतना के लिए जो यहाँ पर संगठन बनाए गए, उसमें सबसे पहला बनता है डिबेटिंग क्लब। एक एक फैक्ट आपने नोट करना है। डिबेटिंग क्लब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, 1870 में हुई थी। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत। तो बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। यहाँ पर लोग जुड़ने शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता यानी कि जन चेतना बढ़ने लगी। उन्हें पता चला कि अंग्रेजों की नीतियां क्या हैं, बहुत बेकार हैं, अंग्रेज लूट रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। लूट ही नहीं रहे हैं, अंग्रेज जो है पूरा शोख ले रहे हैं, है ना, सारी चीजें ले रहे हैं। देखो, टैक्स वो ले रहे हैं, बेगारी वो ले रहे हैं और प्रताड़ित वो कर रहे हैं। मतलब हर चीज, सैनिक उनके यहाँ काम कर रहे व्यक्ति सैनिक के रूप में, मतलब हमारे ही देश के सैनिक हैं, हमारे ही लोग, और हमारे ही अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं। सोचो ना कैसी नीतियां रही अंग्रेजों की। मतलब हमारा ही व्यक्ति, हमारे घर का आदमी, और हम ही से युद्ध करने के लिए आ रहा, हम ही को पकड़ के ले जा रहा, हमें ही मारा। अंग्रेज कितने आए होंगे? 2-3 हजार आए होंगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि पूरा ब्रिटेन उठ के यहाँ भारत में आ गया। ब्रिटेन की जनसंख्या है ही कितनी आज भी? भारत का 1/4 भी नहीं होगी ब्रिटेन की जनसंख्या आज भी। तो तब भी तो यही हाल रहा होगा ना। तब तो भारत में और ज्यादा पॉपुलेशन रही होगी। तो 2-3 हजार अंग्रेज आकर पूरे भारत को ऐसे लूट कर चले गए। हमारे लोगों की वजह से, हमारे लोगों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, यहाँ के राजा महाराजाओं ने उन्हें सपोर्ट किया। तो अंग्रेजों की नीतियां बहुत जबरदस्त नीतियां थी। उसे हम आधुनिक भारत में देखेंगे, एक एक टॉपिक वहां पर चर्चा करेंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, इसी दौरान देखो धीरे धीरे उत्तराखंड में अब जागरूकता जब फैली। इल्बर्ट एक बिल था, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में एक बैठक हुई थी बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई। ठीक है, बैठक, इसका इन्होंने समर्थन किया था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद एक ऐसा विवाद था, मतलब देखो, एक आयोग आया, उसने ये बोला कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय जज हैं निचले स्तर पर, मुस्लिम जो मुंसिफ वगैरह नियुक्त होते थे, भारतीय जज नियुक्त होते थे सबसे निचले स्तर पर, वो भी अंग्रेज अधिकारियों के मामले सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका क्या किया? विरोध किया। अंग्रेजों ने क्या किया? इसका विरोध किया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय उनके मुकदमों को सुने।
लेकिन जो इल्बर्ट बिल था ये यही था कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं, और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इसलिए इसको भी श्वेत विद्रोह भी इसको कहा जाता है। श्वेत मतलब अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों को श्वेत कहा गया, श्वेत विद्रोह भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय उनका जो मुकदमा है उसको सुने, क्योंकि अंग्रेज यदि उनका मुकदमा सुनेगा तो जाहिर सी बात है उनके पक्ष में ही फैसला देगा। अब यदि भारतीय सुनेगा तो भारतीय उस हिसाब से फैसला देगा, या तो फिर कानून के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से, अपने लोगों को फायदा कराने के लिए, है ना। तो इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई उनका मुकदमा सुने, यही था इल्बर्ट बिल, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था। जो रिपन था, रिपन के काल में आया था, है ना। देखेंगे जब वायसराय देखेंगे वहां पर इसको पुनः मैं आपको समझाऊंगा। 3 श्वेत विद्रोह हुए थे, उसमें से एक ये भी था, बाकी जो 2 थे वो हम वहां पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखो, इसी दौरान भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आता है और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक। संस्थापक में जो रहे थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक, और साथ ही अध्यक्ष कौन रहे थे पहले अधिवेशन के? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन उसके पश्चात 1886 में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, 1886 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने हिस्सा लिया था, मतलब ये भी वहां पर प्रतिभाग किए थे, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया कौन गए थे, तो कौन गए थे? ज्वालादत्त जोशी गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपने समझते हुए चलनी। अब देखो सीधा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हो गई? 1901 में। कहाँ हुई? देहरादून में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल हितकारिणी सभा के रूप में हुई थी, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, इस रूप में इसकी स्थापना हुई थी कब? 1901 में, ठीक है। 1903 में, 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? हैप्पी क्लब की स्थापना मुख्यतः जो योगदान था गोविंद बल्लभ पंत का, गोविंद बल्लभ पंत। हालांकि देखो हरगोविंद पंत भी इसमें शामिल थे, ठीक है, हरगोविंद पंत, तो दोनों के द्वारा मिलकर, लेकिन मुख्यतः नाम इन्हीं का आता है, पेपरों में इन्हीं का नाम अधिकांशतः पूछा गया, ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, ऐसा हमेशा पेपर में आया है, लेकिन साथ में कौन थे? हरगोविंद पंत जी भी साथ में रहे थे, ठीक है। 1906 में देखो हुक्का क्लब कहाँ स्थापित हुआ? अल्मोड़ा में। संस्थापक कौन थे इसके? चिरंजी लाल शाह। संस्थापक कौन थे? चिरंजी लाल शाह, ठीक है। इनका देखो, इनका गठन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को जागरूक किया जा सके। जितने ज्यादा संगठन होंगे उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, लोगों को पता चलेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, राष्ट्रवाद की भावना क्या होगी? उदित होगी। लोग देश के लिए सोचेंगे, न कि अपने छोटे से जिले के लिए, राज्य के लिए नहीं, लोग देश के बारे में सोचेंगे। हाँ, कि भारत से राष्ट्रवाद क्या होता है, मतलब भारत के लिए सोचना, अपने देश के लिए सोचना, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर? अपने देश के लिए। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है उसके पश्चात। उससे पहले तो हर कोई मतलब अपने राज्य को, अपने रजवाड़े को बचाने के लिए ही लड़ा था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है कि हाँ हम क्या है, सब भारतीय हैं, ये भावना इससे क्या हो रही है? जागृत हो रही है। अब भारतीय हैं तो हमें यहाँ से क्या करना है? अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है। ये इसके माध्यम से लोगों में ऐसी जागरूकता पहुंच रही थी। इसी दौरान देखो 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल, ठीक है, भ्रातृमंडल की स्थापना की क्या हुई? स्थापना होगी कहाँ? लखनऊ में। कहाँ स्थापना हुई? लखनऊ में, ठीक है। किसने की थी?
मथुरा प्रसाद नैथानी ने, ठीक है। इस संस्थापक कौन था? मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है। मथुरा प्रसाद नैथानी क्या थे? इसके संस्थापक थे। तो यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है देखो, अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कब होती है? 1912 में, ठीक है। उसके पश्चात 1913 में स्वामी सत्यदेव देहरादून में आते हैं, ठीक है। 1913 में स्वामी सत्यदेव आते हैं देहरादून में, द्वारा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना। समिति की स्थापना, ठीक है। ये भी प्रश्न बना हुआ है, कहां पर की जाती है? देहरादून में, ठीक है। उसके पश्चात देखो 1914 में यहां पर होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। होम मतलब क्या हो गया? घर। रूल मतलब नियम, यानी कि घर के नियम, यानी कि स्वशासन, ठीक है। होम रूल बड़ा शब्द नहीं है। होम रूल मतलब क्या हो गया? स्वशासन, अपना शासन, यानी कि अपना शासन लीग, जिस लीग के माध्यम से चला जाएगा वो क्या होगी? लीग, होम रूल लीग, ठीक है। अब इसकी स्थापना में कौन कौन यहाँ पर जो प्रमुख व्यक्ति रहे थे? देखो, होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। कौन कौन इसमें रहते हैं? मोहन जोशी हैं, चिरंजी लाल हैं, ठीक है, हेमचंद्र हैं, मोहन जोशी, चिरंजी लाल शाह, ठीक है, चिरंजी लाल, हेमचंद्र, ये सब क्या रहे थे? इसमें शामिल रहे थे। साथ ही बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसकी स्थापना होती कहां पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है। होम रूल लीग कहां पर स्थापित होती है? अल्मोड़ा में स्थापित होती है। अगला पॉइंट देखो, इसी में 1918 में, 1918 में, हालांकि हम 1916 तक ही देख रहे हैं, लेकिन होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए विचारानंद सरस्वती ने भी, विचारानंद सरस्वती ने भी 1918 में विचारानंद सरस्वती ने भी देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। 1918 में विचारानंद सरस्वती ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी? देहरादून में की थी। तो अभी तक का हम देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे संगठन बन रहे हैं और उनका योगदान क्या है। योगदान क्या है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि क्यों बन रहे हैं। अब इसके पश्चात एक अति महत्वपूर्ण संगठन स्थापित होता है, उसका नाम है कुमाऊं परिषद। हर परीक्षा में यहाँ से सवाल बनता है। एक एक चीज आपने समझना है, एक एक चीज आपने नोट करना है, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक एक चीज आपने इसमें क्या करना है? समझना है ढंग से। देखो, एक बच्ची का शायद कमेंट आया था कि सर करंट अफेयर्स डेली आप उपलब्ध करवाइए। डेली आता है सुबह 8 बजे, केवल संडे को छोड़कर। संडे को आपकी कोई क्लास नहीं आती, क्योंकि देखो संडे को थोड़ा बहुत रेस्ट मुझे भी चाहिए, है ना। मैं भी प्रतिदिन ऑफिस के साथ साथ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, दो दो क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स मुझे भी नोट करना पड़ता है, दो दो तीन तीन अखबार पढ़ने पड़ते हैं, पीआईबी की वेबसाइट देखनी पड़ती है, उत्तराखंड के लिए जो आकाशवाणी समाचार है उसको देखना पड़ता है। तो कई सारी चीजें देखकर तब फाइनली करंट अफेयर्स के 5 से 6 प्रश्न आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो बनाने हैं, आपके लिए क्लास तैयार करने, ठीक है। और समझाना कैसे? देखो, मेरे नोट्स ऐसे नहीं बने हैं, लेकिन अब उनको मैं समझा कैसे रहा हूँ आपको तोड़कर या फिर अलग तरीके से, ताकि एक जो नया बच्चा भी है ना उसको भी उत्तराखंड बोरिंग ना लगे, हिस्ट्री बोरिंग ना लगे। बोरिंग कुछ नहीं होता है, बस ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं और जो आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं, आपको कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यही बोलता हूँ, एक बार आप इसको ऐसे पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नहीं भूलोगे। इसमें आपको जो अतिरिक्त चीजें ऐड करनी होंगी, कभी कभी आपको कहीं अगर अतिरिक्त मटेरियल मिलता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैं पूरा डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ और फैक्ट वाइज जो केवल महत्वपूर्ण है वही चीजें, फालतू चीजें। देखो, आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। 1857 की क्रांति हुई तो कैसे उत्तराखंड में आई, फिर लोगों में जागरूकता कैसे हुई, ये सब चीजें आपने समझना भी तो है। लिखा देता मैं आपको सीधा, अल्मोड़ा अखबार 1871, 1902 में गढ़वाल समाचार, 1905 गढ़वाल। लेकिन क्यों लाए गए?
भाई क्यों शुरू की गई ये भी तो आपके समझ में आना चाहिए, क्यों ये संस्थाएं गठित हो रही हैं ये भी तो आपके समझ में आना चाहिए ना। ये समझ में आ गई तो फिर संस्था याद करना तो आसान ही है। ठीक है, अब देखो, अब है कुमाऊं परिषद। करंट अफेयर्स आपको डेली में उपलब्ध कराता हूँ, ठीक है। सुबह 8 बजे आपको मिलता है क्लास। कुमाऊं परिषद बजट आप लोग देखो, जिसने नोट नहीं किया है फिर से मैं कहूंगा बजट नोट जरूर, सॉरी, जो आर्थिक सर्वेक्षण है नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ। आप ईयू का पेपर उठाइए, समीक्षा अधिकारी का पेपर उठाइए, या फिर जो अभी आयोग ने पेपर कराया वीडियो वीपीडीओ, या उससे पहले 3-4 पेपर जो आप उठा लो दोनों आयोग के मिलाकर, तो आपको कम से कम 25 से ऊपर प्रश्न मिल जाएंगे, जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की 2 क्लास दी केवल उससे। ठीक है, तो जो भी इसने भी नोट नहीं किया है अभी, यदि चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ यदि आपको फायदा लेना है उसका तो नोट कर लीजिए। जिसने नोट किया है आप लोगों को वाकई में लग रहा होगा कि हाँ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वो रहा है। ठीक है, नोट उसको जरूर कीजिएगा। कई सारे बच्चों ने उसको नोट किया भी है, एक एक फैक्ट उसमें से नोट कर रखा है। तो देखो, सारे फैक्ट जो है, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। क्लासेस में आपको सिर्फ यही उपलब्ध कराता हूँ जो केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है, फालतू चीजें मैं भी नहीं कराता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट होगा 12 तारीख को, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हो जाएगी इसकी स्थापना? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। इसके जो, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गठन का प्रमुख उद्देश्य, गठन का प्रमुख उद्देश्य, गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कुली बेगार प्रथा का अंत, कुली बेगार प्रथा का अंत तथा वन सुधार। ठीक है, वन सुधार, जो उस समय जंगलात कानून थे उनके, उनमें कुछ सुधार के लिए, ठीक है, इसका अंत किया, इसकी शुरुआत की गई थी किसी कुमाऊं परिषद की। कब? 1916 में। कहां पर की गई? अल्मोड़ा में। तो इसके कुल कितने अधिवेशन हुए? 6 अधिवेशन। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, देखो इसके 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, जिसमें कुछ फैक्ट नहीं होगा, मैं केवल ये लिखवाऊंगा, पहला अधिवेशन यहाँ पर हुआ, अध्यक्षता इसने की। दूसरा अधिवेशन यहाँ पर हुआ, इसकी अध्यक्षता इसने की। लेकिन जिसमें कुछ फैक्ट होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उसको पूरा कर देंगे। इसका पहला अधिवेशन हुआ था, देखो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ठीक है, कब हुआ? 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? हल्द्वानी में हुआ था। कब? 1918 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला। ठीक है, तीसरा कहाँ हुआ था? 1919 में, कोट द्वार। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। इसमें कुछ फैक्ट हुए थे, देखो ये तो कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर। ठीक है, 1919 में 22 से 24 अक्टूबर को हुआ था। इसमें जो प्रमुख, इसके लिए, इसको क्यों माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, और कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। और इसी दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान, इसी दौरान नायक सुधार समिति का गठन हुआ था। नायक सुधार समिति का गठन,
ठीक है, न्यायिक सुधार समिति का गठन, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1919 में नैनीताल में संपन्न हुई थी। ठीक है, जिसकी पहली बैठक 1919 में नैनीताल में संपन्न हुई थी। संपन्न हुई थी। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में 1919 में। अभी ये प्रश्न बना हुआ था कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? कोटद्वार में। शायद आरओ के प्री में ये प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, देखो आपको प्रश्नों की समझ भी हो रही है, प्रश्न कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं अब इसके आपको अधिवेशन मिलाने के लिए दे सकता है, अध्यक्ष मिलाने के लिए दे सकता है, ये तीन तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही इसका देखो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1920 में हुआ था। कहाँ? काशीपुर में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे इसके? हरगोविंद पंत। अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत। यदि आपसे डेट पूछी जाएगी तो ये था 21 से 23 दिसंबर। ठीक है, 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में ये हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत थे। और इसी में प्रस्ताव पारित हुआ था, कुली बेगार प्रथा को अंत करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। आंदोलन का प्रस्ताव पारित, ये प्रश्न बन चुका है एक बार कि किस अधिवेशन में, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? आंदोलन कब हो गया था? 1921 की जनवरी में ही आंदोलन शुरू हो गया था। और 13-14 जनवरी 1921 को आंदोलन के तहत ही जो कुली बेगार के रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे बागेश्वर में, और सभी ने शपथ ली कि तो आज के पश्चात वो कुली बेगार नहीं देंगे। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन जो 1921 में हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, इस समय इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ 1920 के चौथे अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। बाकी देखो दो अधिवेशन में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, पांचवा जो अधिवेशन था, पांचवा अधिवेशन, ठीक है, पांचवा अधिवेशन कहां पर हुआ था? टनकपुर। टनकपुर कब हुआ था? 1923 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? बद्री दत्त पांडे। ठीक है, और छठा अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। कहा? ठीक है, सिक्स्थ था या छठवां था? कहाँ हुआ था? गनिया धौली। ये आता है देखो रानीखेत के समीप पड़ता है। ठीक है, गनिया धौली रानीखेत के समीप पड़ता है, तो इसको लिख लो आप अल्मोड़ा जिले में। और तो आपको पता ही होंगे, देखो अल्मोड़ा ठीक हो गया, हल्द्वानी नैनीताल में आ गया, कोटद्वार पौड़ी में आ गया, गनिया धौली ध्यान रखिएगा पहले। ठीक है, इसको अध्यक्ष कौन थे इसके? मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल कौन थे इसके? अध्यक्ष थे। ठीक है, मुकुंदी लाल कौन थे इसके? अध्यक्ष थे। तो ये आपने 6 अधिवेशन सारे देख लिए ढंग से, कहां कहां पर हुए थे। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि निम्न में से प्रश्न बनेगा, निम्न में से कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था? अब देखकर बताओ कौन सा अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था। प्रश्न बनाना सीखो ना। प्रश्न देखो, जो एग्जामिनर है ना उसको पकड़ना सीखो, आखिर प्रश्न कहां से बन सकता है, अच्छा प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न तो बहुत सारे बन जाएंगे, स्थापना कब हुई, घिसा पीटा सवाल है, रट्टा वाला सवाल है, लेकिन प्रश्न बन गया देखो निम्न में से कौन, निम्न में से ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा अधिवेशन कुमाऊं में नहीं हुआ था, या फिर ऐसे बन सकता है निम्न में से कौन सा अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था कौन सा था? तीसरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने। कब हुआ था? 1919 में। इनका क्रम आपसे पूछ सकता है, तो इसी तरह आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनली देखो 1926 में, यहीं पर लिख लो। ठीक है, 1926 में कुमाऊं परिषद का, कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गया। अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय। ठीक है, 1926 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गया। और साथ ही देखो कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना, कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना कब हुई थी? अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 में, 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार ने की थी। अल्मोड़ा अखबार ने
की थी। ठीक है, आप लोग ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बोर्ड में ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा दिया आपको। देखो, कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाए, ऐसा कोई संगठन हो जो यहाँ के लोगों की समस्याएं सुने, ठीक है, जो यहाँ के लोगों को जागरूक करने का कार्य करे, साथ ही यहाँ पर जो जंगलात कानून था उस काल में, और साथ ही जो कुली बेगार प्रथा थी उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। इसके लिए ऐसी कोई संगठन स्थापित किया जाए, इसकी परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 का जो अंक प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो उस दिन का पेपर प्रकाशित हुआ था, उसमें ये की थी। 1926 में देखो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया था, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, कहां पर? अल्मोड़ा में ही इसकी स्थापना हुई थी। इसके गठन के प्रमुख उद्देश्य यही था कि कुली बेगार प्रथा का अंत किया जाए, और इसकी उपलब्धि भी यही रही। इसकी उपलब्धि भी क्या रही? कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। कब? 1921 में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बाकी होमवर्क मैं आपको देता हूं। देखो, अपने परीक्षा वाणी का एक अध्याय है प्रमुख शिक्षण संस्थान वाला, प्रमुख संस्थान एवं शिक्षण संस्थान। ठीक है, देख लीजिएगा, प्रमुख व्यक्तित्व से शायद पहले है ये परीक्षा वाणी में, जिसमें शेरवुड कॉलेज की स्थापना या फिर जो भी यहाँ पर कॉलेज स्थापित हुए उनकी स्थापना वाला दिया गया है, वो वाला चैप्टर। ठीक है, इतना तो ढूंढ ही लेंगे, मेरे को चैप्टर क्योंकि शायद किताब में ऑफिस में रख के आया हूँ। तो प्रमुख संस्थान एवं शिक्षण संस्थान, वो वाला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। उसमें जो भी कॉलेज हैं कब स्थापित हुए, कहाँ पर स्थापित हुए, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया आपके लिए आज। दूसरा देखो, दिसंबर के प्रमुख, ये तो शायद हो गया है, सारे दिवस हो गए हैं। ठीक है, सारे दिवस हो गए हैं। प्रमुख संस्थान आपने देखने, प्रमुख संस्थान एवं शिक्षण संस्थान उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी का अध्याय है वो वाला है। दूसरा देखो, रिवीजन करना है आपने, जो कि लगातार करना है। ठीक है, रिवीजन तो प्रतिदिन है ही है आपका। ठीक है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, देशज, विशेष सब याद करना आपने रोजाना। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो भी देखो, जो पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं, आप लोग ना अपने माता पिता से या फिर दादा दादी घर में जो होते हैं, बुजुर्ग जो हैं या फिर जो मतलब अभिभावक हैं, उन लोगों से ये चीजें पूछिए। कुछ कहावतें हैं, कुछ लोकोक्तियां, थोड़ा एडवांस मतलब प्रैक्टिकली आप उसको समझेंगे तो और ज्यादा बेहतर आप सोच पाएंगे, और ज्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है, उनसे पूछिए कि क्या क्या कुछ कहावतें हैं। यदि कुछ आपको मिलता है तो कमेंट करिए, ताकि और बच्चों को भी वो चीज प्राप्त हो सके। ठीक है, देखो, मानो 100 बच्चे क्लास देख रहे हैं, यदि 100 बच्चे 100 कहावतें लिखते हैं जिसमें 50 कुमाऊनी, 50 गढ़वाली, तो आपको किस किताब की आवश्यकता है फिर? क्योंकि जो कहावतें आ रही है ना, जैसे जो मतलब डेली यूज में आती हैं, जैसे मानो तब तक हूँ जो मरूं, जो पहले आ रखी थी, या फिर जो अभी आ रखी थी, जग जुएना वीक कोई ना। ठीक है, तो ये है जो प्रतिदिन लगभग प्रयोग में लाई जाती है इन भाषाओं में। ठीक है, खाना उन्हें गैठी, कमर लगी बैठी, इस तरह से भी आ रखी है। तो ये सब चीजें देखो जो रोजाना यूज में आ रही है ना, वो आ रही है, उनको आप घर में पूछिए और हमें भी बताइए। देखो, नीचे कमेंट करिए, अन्य बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन कमेंट जब करोगे तो उसकी कहावत के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद जरूर लिखना, उसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, जैसे तब तक हूँ जब मरूं, मतलब किसी भी कार्य में क्या होता है? उतावलापन दिखाना। अर्थ क्या हो जाएगा उसका? जैसे होता है ना कि गरम गरम खा लो और जलने का प्रयास करना। लेकिन यदि उसका जो उद्देश्य है, उसको उसके माध्यम से बताया क्या जा रहा है कि किसी भी कार्य में तत्परता दिखाना। ठीक है, तो ऐसे अर्थ उसका जो अर्थ निकलता है, सटीक अर्थ जो निकलता है हिंदी में, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, यदि कमेंट आप करते हैं। नहीं तो देखो, अपने लिए ही कम से कम तैयार करिए। गाँव में एक आध लोग मिलते हैं, कोई जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए, दो चार में हो सकता है वही, क्योंकि आयोग पूछ क्या रहा है, जो लगातार ट्रेंड में, जो लगातार मतलब प्रतिदिन बोलचाल में आती हैं, है ना, तो वो चीजें आपने देखना है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, रिवीजन करिएगा। देखो, रीजनिंग आप लोग करिए, मैंने जो कैलेंडर करा रखा ना, वहां से आप लोग कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर। ठीक है, साथ ही बुक ले लीजिएगा, मैं आपको आज क्लास जो दूंगा उसमें आपको बुक मिल जाएगी। कौन सी बुक लेनी है? ज्यादा नहीं है, देखो 150 रुपए की किताब है, इतने में आपकी रीजनिंग हो जाएगी। ज्यादा महंगी किताबें खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये आपके शिक्षण संस्थान याद करने हैं। पुराना रिवीजन से आशय क्या है? जितना मैंने होमवर्क दिया है वो करंट अफेयर सब कुछ आपने रिवीजन करना है। ठीक है, और पुनः कहूंगा, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण जरूर नोट करे। ठीक है, आपको ही फायदा उसका मिलेगा, है ना। क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराई हैं सारी, अब आप लोग याद नोट नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर आप ही को पछतावा उसमें
होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।